लाइव है। साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और सभी की तैयारी पढ़ाई एकदम अच्छी, शानदार और ज़बरदस्त वाली चली हुई है। उम्मीद है, आशा है, बड़ी मेहनत आप सभी अपनी तैयारी के साथ, अपनी मेहनत ईमानदारी के साथ तैयारी को कर रहे हैं और सारे सब्जेक्ट को बड़े अच्छे से पढ़ने के बाद में आप सभी एक शानदार रिवीजन भी करते होंगे। बताओ भाई, कैसे हैं आप सभी के हालचाल, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो पहले हालचाल पे बात कर ली जाए। संदीप भाई को गुड गुड इवनिंग है, रितु गुड इवनिंग है, जयंती गुड इवनिंग है, राधे राधे भाई, भोलू, अवधेश, संदीप भाई, सभी को नमस्कार है। और सर हम तो ठीक हैं, आप बताइए। मेरे भाई बहनों, मैं भी एकदम बहुत अच्छा हूँ और आप सभी के बीच में आकर तो और भी अच्छा हो जाता हूँ। तो दोस्तों, आशा है भाई आप सभी बिल्कुल मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। खैर, इस बात में कोई दो राय भी नहीं है। रात के 9 बजे भी अगर आप इन क्लासेस को ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेहनत कर रहे हैं। और मैंने तो बस एक ही जीवन में इसमें सूत्र सीखा है, जितना भी अब तक मेरा इस जीवन को लेकर अनुभव रहा है, कि आप अगर जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं, जितनी आप जैसी मेहनत करते हैं वैसा आपको मिलता है। और कई बार जितनी जैसी मेहनत से काम नहीं बन पाता, जितनी रिक्वायरमेंट है, जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की जितनी रिक्वायरमेंट है मेहनत की, उतनी हमें करनी होती है। कई बार साथी मुझसे पूछते हैं, भैया कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये भाई मेरे ऊपर है, मेरा स्तर कहाँ है। देखिए, मैं कहता हूँ सिलेक्शन यहाँ है, ये एक सिलेक्शन का स्तर है। ऐसे मान लो इतना स्तर सिलेक्शन का है। अगर मैं यहाँ हूँ तो हो सकता है ये गैप 8 घंटे में भरे हर दिन पढ़ने से। अगर मैं यहाँ हूँ तो हो सकता है 6 घंटे में भर जाए। अगर मैं यहाँ हूँ तो हो सकता है हर दिन केवल 3 घंटे पढ़ने में ही भर जाए। तो ये पूरा निर्भर करता है कि आप सभी का स्तर फिलहाल क्या बना हुआ है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए हर दिन की क्लास को हर दिन ख़त्म करना, ताकि कोई बैकलॉग ना बने। उसमें जो भी चीज़ें समझाई जाएँ उनको तसल्ली से बैठो, रात में घंटे 2 घंटे दोहराओ, ताकि वो चीज़ें आपको याद हो जाएँ। हर दिन बस क्लास लेकर पढ़ने से, कॉपी बंद करके बिस्तर में सो जाने से, अगले दिन फिर उनको भूल जाने से बात नहीं बनेगी। मेरे हिसाब से तो ये पढ़ाई का एक तरीका होता है कि आप खुद पर उनकी मंत्रणा ज़्यादा करें। अकेले में बैठें, अकेले में आपका डेफिनेटली एक कोई कहीं जगह होगी बैठने पढ़ने के, अकेले में या लाइब्रेरी में आप जाते होंगे, तो ज़रूर जितना आपने दिन भर में पढ़ा उसका दोहराव ज़रूर करें, उसको पलट कर ज़रूर देखें, उसके बारे में सोचें, लिख कर देखें। यही सबसे बेस्ट तरीका एक हो सकता है। चलिए भैया, तो फटाफट से मैं हर दिन की तरह आपको रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि हमारी जो एक एक यूनिट है, चूंकि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो हर एक टॉपिक को हम पढ़ते हैं किसी भी यूनिट के, तो एक अच्छा खासे समय में हमारी एक यूनिट कंप्लीट होती है। यूनिट चल रही है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। और विद्युत यूनिट का पहला मुद्दा हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश। बड़े अच्छे से हमने इसको कंप्लीट किया। वैद्युत आवेश से ही बनने वाला एक और मुद्दा था वैद्युत धारा, इसको भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया। वैद्युत आवेश से ही बनने वाला मुद्दा था वैद्युत विभव, इसको भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया। एक इंडिपेंडेंट मुद्दा था प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, इसको भी हमने बड़े अच्छे से सीखा। प्रतिरोध से ही कुछ मिलता जुलता प्रतिरोधकता थी, रजिस्टिविटी थी, इसको भी अच्छे से सीखा। प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व था, कंडक्टेंस था, इसको भी अच्छे से सीखा। और प्रतिरोधकता की उल्टी चालकता थी, कंडक्टिविटी थी, इसको भी हमने बड़े अच्छे से सीखा। तो अब तक इस चैप्टर के 5 मुद्दों को, 5 टॉपिकों को कहिए या 5 चैप्टर्स कहिए, पूरी यूनिट के हम बड़े अच्छे से सीख चुके हैं और मुझे नहीं लगता अभी तक इसमें कोई भी दिक्कत हो। आपने जो कल टॉपिक पढ़ाया था वो मुझे कभी समझ नहीं आया, बट कल आपने क्लियर कर दिया। बहुत बहुत थैंक यू अनुज भाई, ये शब्द आपके लिए वाकई, आपके ये शब्द जो हैं मेरे लिए बड़ी ऊर्जा की तरह काम करते हैं। और देखिए, मेरा मतलब टारगेट ये होता है आप सभी को लेकर, एक तो टॉपिक है आसान, वो तो आप कहीं भी पढ़ें कैसे भी पढ़ें समझ आ जाएगा। हालांकि मैं उसको भी कोशिश करता हूँ अपने जीवन से जोड़ने की, व्यवहारिक जीवन से, और बिल्कुल अप टू द एग्ज़ाम लेवल उसे हम लेकर जाएं। बाकी कुछ टॉपिक तो लिटरली ऐसे रहेंगे कि शायद जिनमें आप हमेशा से कंफ्यूज ही थे। मैं असली चैलेंज अपने लिए उनको समझता हूँ कि अगर मैं उनमें आप सभी को सहज बना पाया, आप सभी को वो समझा पाया, आप सभी उनमें कंफर्टेबल हो गए, उस टॉपिक से बनने वाले किसी भी तरह के सवाल को करने लायक बन गए, तब मेरा यहाँ खड़ा होना सिद्ध होता है। इसलिए आप सभी के इन शब्दों से मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है। थैंक यू। अब देखिए जी, आज हमें एक काम करना है और काम ये करना है कि इसको इसको और इसको आपस में जोड़ना है। और हम क्या जोड़ेंगे, जोड़ चुके हैं एक वैज्ञानिक, हमें बस उनके जोड़े गए को समझना है, कैसे दैनिक जीवन में उसका उपयोग है, क्या हमारे यहाँ उससे सवाल बन सकते हैं। ये 3 काम आज हमें करने हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए महाराज जी, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ओम, हम शॉर्ट में हम उन्हें ओम बोलते हैं, जबकि पूरा नाम है उनका जॉर्ज साइमंस ओम। यहाँ से किसी को नोट नहीं करना, मैंने अच्छे से लिख दिया है।
जॉर्ज साइमंस ओम। जॉर्ज साइमंस ओम। तो जॉर्ज साइमंस ओम एक वैज्ञानिक हुए। इन्हीं के नाम पे प्रतिरोध का मात्रक है ओम। इन्हीं के नाम पे चालकत्व का मात्रक है साइमंस, या चालकता का साइमंस मीटर इनवर्स, इन्हीं के नाम पे है वो। तो इन्होंने एक बात बताई। अब हर एक बात को अगले 40 मिनट बहुत तसल्ली से सुनो, ध्यान से सुनो। लगभग 30 मिनट में टॉपिक खत्म होगा और अगले 10 से 15 मिनट उसके सवाल करेंगे। अगर आपने अगले 30 घंटे बगैर कमेंट सेक्शन में कमेंट किए गुजार दिए, तो अगले 15 मिनट ऐसे गुजरेंगे, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ ले जाएंगे। अगर सिर्फ आप इन 30 मिनटों में यही कमेंट पूछते रहे कि वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसे नहीं है, वो नहीं है, मतलब वो चीज़ें जो या तो आपके पिछली क्लासेस को ना लेने की वजह से डाउट है, या आपने टॉपिक नहीं दोहराए इसलिए डाउट हैं, या कुछ ऐसा डाउट है जो यूट्यूब पे बड़े आराम से मिल जाएगा, ऐसा कोई डाउट है। जैसे बहुत सारे बच्चे तो सिलेबस ही मांगते रहते हैं, अरे यार यूट्यूब पे डाल लो भाई, गूगल पे डाल लो, तकनीकी के ज़माने में कहाँ पीछे हो। तो मैं अगले 30 मिनट में जो आपको सिखाने वाला हूं, अगर उसका एक एक शब्द आपने सीख लिया तो अगले 15 मिनट के क्वेश्चन आप कर दोगे, नहीं तो फिर क्वेश्चंस में आपको समस्या होगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इस क्लास में फील करना चाहते हो, मोटिवेटेड या डिमोटिवेटेड। चलिए, मैं तो मोटिवेटेड बनाने की राह पर चल पड़ा। देखिए, जॉर्ज साइमंस ओम ने क्या कहा कि भाई देख, अगर तेरे घर में एक पंखा है, मान लो ये हमारे पास एक पंखा है, एक फैन है, और देखो जनरली हमारे घर के जो उपकरण होते हैं वो लगभग लगभग 220 वोल्ट पर चलते हैं। यानी आपके गांव में जो लाइन आ रही है ना, ट्रांसफार्मर एक बड़ा सा गांव के बाहर रखा होगा या कस्बे के बाहर रखा होगा, और उससे जो बाहर लाइन आ रही है, निकलकर जो लाइन आ रही है, उसमें 220 वोल्ट होते हैं। तो आपके घर के ऑलमोस्ट उपकरण 220 वोल्ट पर चलते हैं। तो अगर मान लो ये पंखा 220 वोल्ट, अच्छा, और करंट की रिक्वायरमेंट सबकी अलग होती है। वोल्टेज लगभग सबका 220 वोल्ट है, किसी का थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा। 80% उपकरणों का 220 वोल्ट ही है। 220, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, वो सब चीज़ें छोड़ो, बस ऐसा होता है ये मान लो आप। 220 वोल्ट, और धारा की रिक्वायरमेंट सबकी अलग होती है, किसी को आधा एम्पियर चाहिए, किसी को 1 एम्पियर चाहिए, वो आप उस उपकरण पे देख सकते हैं। मान लो ये आपके पास कोई पंखा है जो कि 220 वोल्ट और 2 एम्पियर पर चलता है, ठीक है। चलो, तो 220 वोल्ट और 2 एम्पियर है, ठीक है। अब मान के चलिए किसी दिन किसी कारण से वोल्टेज पीछे से ही कम आया, वो छोड़ो कि क्यों कम आता है वोल्टेज, वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है कई बार। आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि उपकरण एकदम से धीमे जलना शुरू हो जाते हैं। तो आजकल तो खैर अर्थ के ना वायर दे रखे हैं, अर्थ के तार दे रखे हैं, लेकिन पहले आपको याद हो किस किस ने काम किया था कि एक सरिया ली बड़ी सी और उसे जमीन में गाड़ दिया। जब अर्थ के तार नहीं होते थे, केवल फेज वाले तार होते थे। फेज का मतलब जिनमें इलेक्ट्रिसिटी है, अर्थ का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। वो ड्रॉप वोल्टेज को बढ़ाने के काम आता था हमेशा। तो क्या होता था कि हम लोग एक सरिया लेते थे, उसे ज़मीन में गाड़ देते थे, और जब बिजली धीमी हो जाती थी, जिसको हम कहते थे वोल्टेज डिम हो गए, तो उसमें पानी भरते थे, नमक भरते थे, है कोई उस ज़माने से, या नलों में बांध देते थे, क्योंकि नल की जो पाइप है वो ऑलरेडी ज़मीन में गई हुई होती है। तो ज़मीन से कनेक्शन लेने पे थोड़ा वोल्टेज बढ़ जाता है। तो 200, अभी मान लेता हूं मैं कि किसी समय पर ये वोल्टेज घट गया और 220 से सीधा सीधा आधा हो गया, ये आ गया 110 वोल्ट। किसी भी कारण से ऐसा हो सकता है। ये बात ओम साहब ने नहीं बताई, ऐसा तो जनरली हो जाता है। अभी तक ओम साहब ने कुछ नहीं कहा। अभी हमने ये देखा, मेरे पास एक पंखा है जो 220 वोल्ट लेता है और 2 एम्पियर लेता है, और किसी दिन मान लो वोल्टेज हो गया 110 वोल्ट। अधिकतम बच्चे ऐसे ही हैं भाई, वाह, 110 वोल्ट। तो अब ओम साहब ने कहा कि देख, अगर ये आधा हुआ है, तो जो अगर वोल्टेज आधा हुआ है तो इस पंखे को मिलने वाला करंट भी आधा ही हो जाएगा, और 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। मतलब इन्होंने कहा कि जिस रेशियो में, जिस अनुपात में वोल्टेज घटेगा, या जरूरी नहीं है घटेगा, बढ़ भी सकता है, जिस अनुपात में वोल्टेज घटेगा या बढ़ेगा, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में करंट भी घटेगा या बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा, या जितना वोल्टेज घटेगा उतना ही करंट बढ़ेगा घटेगा। भैया वोल्टेज तो 110 घटा है, तो क्या करंट 110 घट जाएगा? वो सारा ही 2 है, तो 110 कैसे घट जाएगा यार? मैं कह रहा हूं जितने गुना
वोल्टेज घटा या बढ़ा उतने ही गुना धारा भी घटेगी या बढ़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है। अगर वोल्टेज डबल है, आधा हुआ, तो ये भी आधा हो जाएगा। अगर ये डबल है तो ये भी डबल हो जाएगा। अगर ये 440 वोल्ट होता यानी 2 गुना हो जाता तो धारा भी 2 से बढ़ के 4 एम्पियर हो जाती। बड़ी सिंपल सी बात है। तो इस चीज को हम कैसे दिखाते हैं? इस चीज को हम मैथमेटिकली ऐसे दिखाते हैं कि वोल्टेज धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है, दोनों एक ही बात है, और इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात का मतलब ही क्या है? देखिए, इस बात का ये कतई मतलब नहीं है कि जितना करंट बढ़ेगा उतना वोल्टेज बढ़ेगा, नहीं। इस बात का मतलब है, पहली चीज तो ये कि करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, या ऐसे मान लो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा और वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि जितना बढ़ेगा उतना बढ़ेगा, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा, नहीं। जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ेगा उसी अनुपात में करंट भी बढ़ जाएगा। जरा बताइए। हाँ जी, मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से भैया जी समझ में आ गई है कि क्या नियम ओम साहब ने दिया। बस सिंपल इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर वोल्टेज दुगना हुआ तो करंट भी दुगना होगा। देखो, पता है, जितना सिंपल सोचोगे उतना समझ में आएगा। अब हमें ये बात समझ में भी आ गई, फिर भी हम ये सोच रहे हैं यार इसमें कुछ और गहरा मिल जाए, तो है ही नहीं कुछ गहरा। बस इतनी सी बात, भैया वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा करंट बढ़ेगा घटेगा, खत्म कहानी। ठीक है। अच्छा, आगे देखो मेरे दोस्त, ये बात कहते समय ओम साहब ने एक बात कही, उस बात को बड़ा ध्यान से ध्यान रखना। ओम साहब ने कहा कि देख भाई, हमने पूछा कि मालिक क्या ऐसा बगैर किसी शर्त के होगा? उन्होंने कहा नहीं। इसको होने के लिए, मतलब जब ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे पंखे को एक बार जब 220 मिल रहा था और घट के जब 110 हुआ, तो इस प्रक्रिया में इतनी देर में तापमान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, दाब में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कांस्टेंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से ना प्रतिरोध बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो हो सकता है वो करंट की रिक्वायरमेंट को घटा दे, मतलब करंट को घटा दे। भाई यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, जितना वोल्टेज उसी अनुपात में करंट, बट अगर तापमान बढ़ गया इस दौरान तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध तो ज़्यादा करंट मांगेगा, प्रतिरोध तो करंट को खा जाएगा ना। तो ओम साहब ने कहा कि देख भाई, ताप दाब ये सब ना बढ़े, और ताप दाब इन सब स्थितियों को हम कहते हैं भौतिक स्थितियां। तो उन्होंने कहा कि ताप दाब ये सब चीजों के कांस्टेंट होने पर ही मेरा नियम काम करेगा। टेम्परेचर और प्रेशर के नियत होने पर, कांस्टेंट होने पर ही मेरा नियम काम करेगा। ये सवाल पूछे जाते हैं, जो मैं आपको एक एक बात बोल रहा हूं ना, ये सब सवाल हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, ओम के नियम को लागू करने के लिए किस चीज का नियत होना जरूरी है? तापमान, वोल्टेज, धारा, इनमें से कोई नहीं। भैया वोल्टेज और धारा तो बदलेंगी ही, तभी तो ओम का नियम लग रहा है, लेकिन तापमान को नियत होना जरूरी है। ठीक है, ये बात हमें अच्छे से समझ आ गई। अच्छा, आगे देखो, आगे चलें। तो हमने अभी तक ये सीखा कि ओम साहब ने कहा कि भाई अगर तू तापमान को स्थिर और दाब को स्थिर रख पाया, यानी वो नहीं बदले, तो वोल्टेज सीधा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आई के, वी सीधा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आई के। ठीक है। अब देखो, ओम साहब ने एक बार हमने पूछा कि यार ओम साहब इसको बराबर के निशान में बदलो। भाई अगर आप इसको बराबर के निशान में बदलना चाहते हो तो आपको एक नियतांक की जरूरत पड़ेगी, एक नियतांक यहां पर लगाओगे। हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी आप अनुक्रमानुपाती के निशान को बराबर में बदलते हैं तो आपको एक नियतांक यानी कि कांस्टेंट की गुणा करनी पड़ती है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी कांस्टेंट उठाओ और यहां लगा दो, नहीं, आप यहां पे वो कांस्टेंट लगाओगे कि जो ये जिम्मेदारी ले सके कि भैया वोल्टेज और करंट बदलेगा पर मैं नहीं बदलूंगा। यानी कि वो ये कह रहा है कि देख भाई, वोल्टेज बदला, उसके पीछे पीछे करंट बदला, लेकिन मैं नहीं बदला। और वो कौन होता है? अब तार से ही जुड़ा हुआ कोई कांस्टेंट होना चाहिए। तुमने बहुत सारे कांस्टेंट पढ़े होंगे। बड़ा जी एक कांस्टेंट होता था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या उसको लगा दोगे यहाँ? यार बहते हुए जिस तार में धारा बह रही है वहां इसका क्या मतलब? तो ऐसा कांस्टेंट लगाओगे जो मतलब भी रखता हो उससे। तो मुझे एक कांस्टेंट मिला, वो कौन था? प्रतिरोध। मेरा दोस्त, मेरा भाई, रेजिस्टेंस। तो अपने प्रतिरोध भैया ने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि वोल्टेज करंट बेशक बदल जाए लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। तो यहां पे नियतांक की जिम्मेदारी किसने निभाई? यहां पे निभाई प्रतिरोध भैया ने। अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल उठ रहा है, यार भैया ये कैसे नियतांक हो सकता है? यार भैया ये तो
प्रतिरोधकता के साथ बदलता है, लंबाई के साथ बदलता है, क्षेत्रफल के साथ बदलता है, उसके अलावा तापमान के साथ बदलता है, टेम्परेचर के साथ बदलता है। तो मेरे भाई देख, उसने कहा क्या बोला, मैंने कहा प्रतिरोध से, ओए भाई तू किस बात का नियतांक है यार, तू तो दुनिया भर की चीजों के बदलने पे बदल जाता है। भाई नियतांक का मतलब है जो ना बदले, नियत अंक रहे, कांस्टेंट रहे, नियत का मतलब फिक्स रहे, एक वही वैल्यू रहे। इसने कहा सुनो महाराज, मैंने यहां जिम्मेदारी ली है कि मैं v और i के बदलने पे तो नहीं बदलूंगा, और ऐसा होता ही है, v और i के बदलने पर r नहीं बदलता, लेकिन इनके बदलने पे बदलता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज यहां बदल रही है तो वो यहां भी बदले, या हम कभी उसको नियतांक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। भाई किसी और की कहानी में वो विलेन है, लेकिन तुम्हारी कहानी में वो हीरो हो सकता है, ऐसा जरूर संभव है। अब बताओ, एकदम से आपको क्लैरिटी आ गई कि आर, आपने बहुत रटा होगा यार कि आर एक नियतांक है, लेकिन आज एक एक शब्द महसूस हुआ होगा, फील हुआ होगा कि आखिर किसी चीज को नियतांक कहने का क्या अर्थ होता है। और नियतांक का मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए नियतांक हो गया, हर जगह के लिए नियतांक हो गया। इसने कहा कि देख भाई, जो तार है ना, इसमें केवल वोल्टेज और धारा बदलियो, मैं गारंटी ले रहा हूं मैं नहीं बदलूंगा। अगर इस तार का प्रतिरोध एक बार बनाते समय फिक्स हो गया, भाई तार का प्रतिरोध तो लंबाई, क्षेत्रफल, प्रतिरोधकता पर निर्भर करेगा। इन सब चीजों के हिसाब से अगर मान लो इसका प्रतिरोध 10 ओम हो गया, फॉर एग्जाम्पल 10 कहां से आया, तुम 15 मानो, 20 मानो, तो भैया तुम वोल्टेज और धारा को कितना भी कम ज्यादा कर लेना, ये 10 से 11 ना होगा ना 9 होगा, वोल्टेज और धारा के साथ तो नहीं बदलेगा। अब बताओ क्लियर? रमन क्या करें, ग्रुप डी का एग्जाम में आपकी क्लास से सब फंसा, थैंक यू सो मच सर। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारा थैंक यू। अब अच्छा पढ़ाते हैं, मेरी रिकॉर्डेड है, थैंक यू, सब समझ में आ रहा है, वेरी गुड। सुमित का एक अच्छा सवाल है, वो कह रहे हैं कि गुरुजी वी डायरेक्टली होता है आर के। अरे यार ये तो गलत सवाल हो गया, आर के नहीं होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। मतलब तुम ये कह रहे हो कि भाई जैसे वी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, यही तो हम कह रहे हैं। तो वो कह रहा है कि क्या, फिर से वही चीज, क्या धारा बढ़ने पे वोल्टेज बढ़ जाएगा? चलो इसका प्रैक्टिकल मतलब समझो। देखिए, धारा का मतलब क्या है, आवेशों का प्रवाह, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के चलने से हमें धारा मिल रही है। और वोल्टेज क्या है, जो इसको धक्का दे रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर धक्का ज़्यादा मिला तो इसकी गति बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा तेजी से बहेगा, और धक्का कम मिला तो कम बढ़ेगा। अब तुम कह रहे हो कि भैया अगर मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रख लूं, बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ा लूं, तो क्या मुझे धक्का देने वाले लोग अपने आप बढ़ते चले जाएंगे? ऐसे समझो, एक गाड़ी है वो खराब हो गई है, उसको धक्का देने वाले 10 लोग हैं, ये आपकी गाड़ी है और ये धक्का देने वाले लोग हैं। तो जितना ज्यादा धक्का देने वाले लोग होंगे उतनी ज्यादा गाड़ी तेज चलेगी। लेकिन क्या अगर मैं ज्यादा गाड़ी बढ़ा लूं, खराब गाड़ी 50 बढ़ा दी मैंने यहाँ, तो इसका मतलब लोग बढ़ जाएंगे? यार ऐसा तो नहीं है। मतलब ये चीज इस पर निर्भर ही नहीं कर रही है। मैंने कल भी ये बात कही थी। आप ऐसे मत सोचा करो कि जो चीज इधर से सही है वो इधर से भी सही होगी। मैथमेटिकली कहने में तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन प्रैक्टिकली वो ठीक नहीं होगी। आ गई बात समझ में? तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि अगर विभव बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, ऐसे नहीं है कि धारा बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगी, क्योंकि धारा बाद में आ रही है, विभव पहले आ रहा है, वोल्टेज पहले आ रहा है। आ गई बात समझ में? बहुत अच्छा सर जी, 11 12 के बाद आज आया है समझ में, बहुत बढ़िया। अब v बटे आई आर होगा ना सर? प्रियांशु, मैं कह रहा हूं एक फॉर्मूला सिर्फ ये है, v बराबर आई आर, बस। अब तुम कह रहे हो v बटे आई आर होगा, तो v बटे आई आर के बाद इधर क्या रखूं फिर मैं? है भाई, इधर क्या रखूं? नील बटे सन्नाटा? कौन सा गणित पढ़ के आते हो यार? मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ भैया v बराबर आई आर। ठीक है, आई के बीच यहाँ गुणा होता है, लगाओ तो भी, ना लगाओ तो भी। अब अगर कोई ये कहे कि ना मुझे तो आई का मान बताओ, तो आई के साथ आर गुणा में है। तुम कहो ना मुझे तो अलग आई का बताओ, तो आई ये कहेगा कि भाई सुन, तू गुणा में है, अब आई कहेगा आर से तेरे मेरे अलग होने का समय आ गया है। तो आर अलग होके जाएगा कहाँ? पहली चीज तो वो इधर ही जाएगा, जो चीज गुणा में होती है वो भाग में आ जाती है, तो ये हो जाएगा v बटे आर, ऐसे भी लिख सकते हो। या किसी ने कहा नहीं मुझे तो आर का मान सेपरेट बताओ, तो आर कहेगा आई से अब तेरे मेरे अलग होने का समय आ गया। आई के पास कहाँ जाने की जगह? यहीं, यहाँ गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा, तो ऐसे लिख लो v बटे आई। तो ये तीनों ही फॉर्मूले सही हैं, और मैं तो कहूँगा रटंत विद्या की जगह आप इसको याद रखो, एक चीज को याद रखो और इन्हें ना बनाना सीखो। रटंत विद्या फलंत नाही, रटने की बजाय समझने पे जोर दो। केवल आप v बराबर आई आर याद रखो, ठीक है सर? डायरेक्ट लिख दूं v बराबर आई आर?
तुम लोगों को पता है बस तुम्हारा बस चले ना तो मुझसे ये कहो, भैया जिस दिन से फिजिक्स की क्लास शुरू हुई भैया एक शब्द बता दो बस जिससे पूरी फिजिक्स खत्म हो जाए। तुम लोग शॉर्टकट बहुत मानना जानते हो। एक गुड़िया कह रही है सर वी बराबर डायरेक्ट लिख दूं। अरे गुड़िया, वी बराबर आई आर लिखने से तुझे ये पता चलेगा कि उसमें अनुक्रमानुपाती क्या है, तुझे ये पता चलेगा कि नियतांक क्या है, तुम्हें ये पता चलेगा कि नियतांक का मतलब क्या है, तुम्हें ये पता चलेगा कि कौन सी चीज़ बढ़ने के साथ कौन सी चीज़ बढ़ रही है। तो मैंने 100 बात बताई है और जो 100वां निष्कर्ष है, गुड़िया कह रही है भैया बस उसी को छोड़ दो, बाकी 99 को उड़ा दो। तुम बड़े कलाकार आदमी हो भाई पूरा पढ़ो, जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ हर एक एक शब्द सीखो, उससे ना ज़्यादा सीखना है ना कम सीखना है। ज़्यादा के लिए तो मैं मना ही कर देता हूँ आपको, लेकिन कम भी मत सीखो, उसमें शॉर्टकट मानने की कोशिश मत करो। ठीक है, अब देखो हमने सूत्र पढ़ लिया v बराबर आई आर। ठीक है, अब सुनो, इसको कितने सारे तरीके से चेंज किया जा सकता है उन बातों पे आ जाओ। तो एक तो मैंने आपको फॉर्मूला तोड़ना मरोड़ना सिखा दिया, भाई ऐसे तोड़ मरोड़ सकते हो। उसके अलावा कई बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देख भाई, हमने एक सूत्र पढ़ा था v बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। अब मैंने कहा था ना कि कल के टॉपिक को पढ़ने के लिए पूरी जानकारी लगेगी, तो हो सकता है कोई बच्चा v की जगह डब्ल्यू बटे क्यू भी रख दे। ठीक है, ऐसे भी रख देगा आई आर, या हो सकता है वो ये कहे कि भैया आई बराबर भी तो पढ़ा है मैंने क्यू बटे टी, तो वो आई की जगह क्यू बटे टी भी रख सकता है। तो जब तुम यहाँ आई की जगह क्यू बटे टी रख दोगे तो डब्ल्यू बटे क्यू और आई की जगह क्यू बटे टी ऐसे भी रख सकते हो। अच्छा, अब इनको कहाँ रखेंगे? तो मैं ये कह रहा हूँ आप इनको रटो मत, मत ऐसे परेशान हो कि भैया कौन सी जगह कौन सा सूत्र लगेगा, इस बात के लिए परेशान मत हो। आप केवल ये सूत्र याद रखो, अलग अलग सारे सूत्र याद रखो। ये अलग याद है, ये अलग याद है, ये अलग याद है। जहां जैसी जरूरत पड़े वहां लगाते चले जाओ। भाई मान लो किसी सूत्र में आपको डब्ल्यू दे दे, क्यू दे दे, टी दे दे और आर पूछे, क्यू तो दे ही दिया तो ये सूत्र लगा दो। सूत्र लगाने की जरूरत थोड़ी है भाई, मैं तो बनाता हुआ चला जाऊंगा, मोल्ड करता हुआ चला जाऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी किताबों में मैंने देखा है अलग अलग तरह के एक ही चीज़ के 1000 सूत्र लिखे होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे भी कह रहे हैं मुझसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ को 1000 तरीके से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतने से पढ़ो। ठीक है भाई, भोलू कुमार बुक में दोनों हैं, फिजिक्स के कंसेप्ट भी हैं और उसमें क्वेश्चन भी हैं। अब यहां से मुद्दा आता है, आर की वैल्यू क्या निकाल ली तुमने? तुमने निकाल ली थी आर की वैल्यू वी बटे आई। देखिए आर का मात्रक क्या होता है, तो एक मात्रक तो मैंने आपको पीछे बताया था कि एक मात्रक तो होता है इसका ओम, जिसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं। ये तो हो गया इसका एसआई मात्रक, लेकिन इसके सूत्र से भी एक मात्रक निकल जाता है। क्या मात्रक निकलेगा सूत्र से? देखो वी का मात्रक वोल्ट है, वोल्ट है, और धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। तो इसका मात्रक वोल्ट पर एम्पियर भी निकल सकता है, लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक ओम है, ये सूत्र से बनने वाला मात्रक है। तो सवाल कैसे आता है? सवाल आता है कि बताओ, क्वेश्चन आएगा, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि वोल्ट पर एम्पियर इसे कहा जाता है, ऐसे सवाल बनेगा। ऑप्शन होंगे ओम को, बी ऑप्शन होंगे जूल को, सी ऑप्शन होंगे कुलाम को, डी ऑप्शन हो सकता है हो सेकंड को। तो बताओ किसको आप वोल्ट पर एम्पियर कहते हो? मेरी आरडब्ल्यू पहली बार क्लास है तो क्या करूं, आप ही बताइए ना। देखो गुंजन गुड़िया, मुझसे ये पूछो या आप जो भाई हैं कि भैया आरडब्ल्यू पर मेरी पहली क्लास है, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, मुझे कैसे याद करना चाहिए, मुझे एप्लीकेशन में कैसे क्लास लेनी चाहिए, तो मैं आपको बता भी पाऊँ। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहो कि भैया मेरी पहली क्लास है मैं क्या करूं, अब इसके तो बहुत सारे उत्तर बन सकते हैं, उल्टे पलटे भी बन सकते हैं, सही भी बन सकते हैं। तो पर्टिकुलर अपनी समस्या पूछा करो। इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत धारा से किस प्रकार संबंधित है? प्रदीप बाबू, पहले दिन की पहली क्लास देखो, उसमें आपको बड़ा अच्छे से बताया था, अपोजिट दिशा में बहते हैं इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा, अपोजिट डायरेक्शन में बहते हैं। अब यहाँ तुम्हें जब ओम के बारे में पढ़ा रहा हूँ तब तुम्हें इलेक्ट्रॉनों के बारे में पूछना है, जब इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहा था आवेश में तब तुम्हें ओम के बारे में पूछना था। वो मैंने आवेश पढ़ाते समय सिखाया था भाई। चलो थैंक यू आप सभी का, थैंक यू। तो आप बड़े अच्छे से कह दोगे। अब किसी को क्या रटने की जरूरत है कि वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या कहा जाता है? ओम कहा जाता है। मतलब मैं कह रहा हूँ हर चीज को रटने की आवश्यकता नहीं है। क्यों जरूरत है यार रटने की? जब चीजें समझी जा सकती हैं, की जा सकती हैं, तो कोई जरूरत नहीं है रटने की। चलो अब भैया देखो मैंने कितना लिख दिया,
मैंने कहा ओम का नियम, जॉर्ज साइमंड्स ओम साहब ने कहा, और उन्होंने कहा कि देखो भौतिक स्थितियों का मतलब फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कंडीशन होती हैं, जैसे तापमान, दाब आदि ना बढ़े तो विद्युत विभव जो है विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है। इसको आप पहले ऐसे लिखोगे, फिर नियतांक लगाओगे, डायरेक्ट मत लिखना। जहाँ पे V क्या है, विभव का अंतर या विभव कुछ भी कह लो, दोनों में एक ही चीज़ है। I क्या है, विद्युत धारा, और R क्या है, चालक का प्रतिरोध, इनका रेजिस्टेंस। ठीक है। उसके अलावा प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ऐसा ही मात्रक ओम है। कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है एक ओम किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे देखो भाई, आपने देखा R बराबर V बटे I, तो अगर तुम इसको एक कह रहे हो, मान लो इसको कह रहे हो 1 ओम, तो ये 1 ओम कब आएगा, जब इसको आप कहोगे 1 वोल्ट, और इसको कहोगे जब आप 1 एम्पियर। ठीक है। तो जब 1 एम्पियर की धारा, इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब धारा 1 एम्पियर हो और वोल्टेज 1 वोल्ट हो, तो पदार्थ के तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो ये तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। ये मैंने चीज़ लिखी कि भाई प्रतिरोध एक नियतांक है, जो कि धारा और विभव बदलाने पर नहीं बदलता। प्रतिरोध धारा और विभव के बदलने पर कभी भी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक नियतांक है, ये एक यहां पर रेजिस्टेंस है, सॉरी कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये मुद्दा क्लियर। अब सुनो, मेरी एक बात को बड़े ध्यान से सुनना कि जब भी कोई रिलेशन ऐसा हो कि V सीधा अनुक्रमानुपाती I, या कोई भी दो राशियां एक दूसरे के सीधा अनुक्रमानुपाती हों, तो बड़े ध्यान से सुनना, जब भी कोई दो राशियां एक दूसरे के सीधे अनुक्रमानुपाती हों, तो इसके बीच में एक ग्राफ पूछा जाता है। ग्राफ कोई तोप चीज नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है ग्राफ। मैंने यहाँ पे बना भी दिया है, तो यहाँ से नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप इधर वाली राशि को यहाँ लेते हैं और यहाँ वाली राशि को यहाँ लगाते हैं, और आप याद रखना कि जब भी कोई संबंध ऐसा हो V सीधा अनुक्रमानुपाती I, तो उसके बीच का जो ग्राफ जाएगा वो बिल्कुल यहाँ से बीचों बीच से निकलेगा, मतलब यहाँ से भी 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ और यहाँ से भी 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ। ये पूरा कोण 90 डिग्री है, ये इसको दो हिस्सों में बांटेगा 45-45 में। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कि ये एक सीधी रेखा है। सवाल आएगा कि ओम के नियम से ग्राफ कैसा आता है, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, इस बात का क्या मतलब है, सुनो, इस बात का मतलब ये है, बिल्कुल आसान भाषा में सोचो, परेशान मत हो जाना। ये कहता है कि आप किसी भी पॉइंट पर चेक कर लो, वोल्टेज और धारा का अनुपात समान रहेगा। ये यहां से क्या बता रहा है, देखो V सीधा अनुक्रमानुपाती I हमें क्या बताता है कि जिस अनुपात में V बढ़ता है उसी अनुपात में I बढ़ेगा। तो हो सकता है, मान लो कोई दो पॉइंट पे चेक करे, मान लो एक आदमी ने कहा कि मैं एक बार यहाँ चेक करता हूँ, एक बार यहाँ चेक करता हूँ, और एक बार यहाँ। तो हो सकता है जब आप यहाँ धारा देखोगे, या यहाँ धारा देखोगे, या यहाँ वोल्टेज देखोगे, या यहाँ वोल्टेज देखोगे, तो हो सकता है आपको ऐसा मिलेगा, यहाँ वोल्टेज 220 वोल्ट, यहाँ 440। मतलब मैं तो अपनी तरफ से संख्या ले रहा हूँ, तुम कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई मतलब नहीं है। यहाँ कितना हो जाएगा, मान के चलिए 220, यहाँ हो सकता है 1 एम्पियर, और यहाँ हो सकता है 2 एम्पियर हो जाए। ठीक है, तो अगर 220 वोल्ट पे धारा 1 एम्पियर है, तो 440 पे कितनी हो गई है, 2 एम्पियर। ये यही तो दिखा रहा है कि ये सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। ये मतलब है इस बात का सिर्फ। तो फटाफट से बताएंगे, हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है कि V और I के बीच का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब आपसे हो सकता है ऑप्शन देके पूछ ले, ग्राफ बना के दे दे। इससे सवाल कैसे आएगा, सवाल देगा बताइए ओम के नियम का ग्राफ कैसा होता है, 4 ऑप्शन देगा, ABCD, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, या ऐसा होता है। तो आप डेफिनेटली उत्तर लगा दोगे कि भैया ये ग्राफ हो गया, सॉरी ये वाला ग्राफ हो गया। एक सीधा उत्तर आप कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? थोड़ा सा पीछे से एक्सप्लेन कर दो, मैं ज्वाइन नहीं हो पाया मेरे भाई बाद में पीछे क्लास को करके देख लेना यार लल्ला। यहाँ 1500 बच्चे लाइव हैं, तो 1499 बच्चों का क्यों समय खराब करा रहे हो। बात ऐसी पूछो जो सबके पक्ष की रहे, ऐसा नहीं अपना फायदा करने के चक्कर में सबका नुकसान कर दोगे। ठीक है, क्लियर है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, पीछे से देख लेना यार क्लास को, ऑनलाइन पढ़ने का यही तो फायदा है। अब सुनो,
एक बात समझो, कुछ इस नियम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछो, समझो, जो एग्जाम में आते हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं? पहला, ओम का जो नियम है केवल धात्विक चालकों के लिए लागू होता है। धात्विक चालक कौन होते हैं? मेटेलिक कंडक्टर कौन होते हैं? धात्विक चालक होते हैं जो चालक होते हैं सिंपल। जैसे कि चालकों का उदाहरण क्या है? जैसे कि चांदी है, जैसे कि तांबा है, जैसे कि लोहा है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, जैसे कि लोहा हो गया। ये सारे के सारे चालक हैं, केवल इनके लिए लागू होता है। ये केवल कंडक्टर के लिए लागू होता है। बाकी अगली लाइन पढ़ो, तापमान बढ़ने पर अधिकांश चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसलिए ओम का नियम टूट सकता है। मतलब कि अगर तापमान बढ़ा तो ये चालकों के लिए भी लागू नहीं रह जाएगा। पहली चीज तो हमने तीन चीज पढ़ी हैं, आपको अगर सदियों पहले की याद है। चालक, कुचालक, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर। तो उनमें से ओम का नियम केवल चालकों के लिए लागू है, बाकी किसी के लिए नहीं। ना अर्धचालकों के लिए, ना कुचालकों के लिए, ना सेमीकंडक्टर के लिए, ना इंसुलेटर के लिए। और चालकों में भी तब है जब तापमान ना बढ़ रहा हो। अगर चालक का भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है तो फिर मैं नहीं कह सकता कि इसमें ओम का नियम लागू होगा। इसलिए याद रखना कि ओम का नियम चालकों के लिए लागू है, लेकिन जब जब तापमान ना बढ़ रहा हो। अगर तापमान बढ़ गया तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इसलिए ओम का नियम टूट जाएगा, मतलब उस पर नहीं लग सकता है। ठीक है। अच्छा, अर्धचालकों, जैसे अर्धचालक कौन होते हैं? जैसे डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए। अच्छा, डायोड ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? अगर आपको ऐसा लगता हो जाने क्या तोप चीज है, तो मैं दिखाई देता हूं। आपने खूब अच्छे से डायोड और ट्रांजिस्टर्स को देखा होगा। देखिए, मैं आपको दिखाई देता हूं। डायोड अर्धचालकों में, ये जो आपने कभी बहुत देखे होंगे, इस तरह के जिसमें दो टांग निकली हों। डाई का मतलब होता है दो। ये हमारे इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूं, क्योंकि आप बड़ा परेशान होते हो क्या होते हैं ये। तो ये किसने नहीं देखी यार? ये खूब जलाई होंगी तुमने बैटरियों से। तो जिसमें दो टांगे होती हैं वो डायोड होता है कोई भी। और केवल ये तो एक एग्जाम्पल है डायोड का, जरूरी नहीं है केवल यही डायोड है। बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें दो पैर होते हैं, ये सब डायोड होते हैं। जरूरी नहीं है जलने वाली केवल, ये डायोड होते हैं। ट्रायोड कौन होते हैं? जिसमें तीन टांग होती हैं, या उसको ट्रांजिस्टर भी बोल देते हैं, ट्रांजिस्टर। असल में ये सब चालक नहीं होते हैं। चालक का मतलब ये सब तांबा, एल्यूमिनियम, स्टील, लोहा इनके नहीं बनते हैं। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनते हैं, वो अर्धचालक हैं। तो ये नहीं देखे आपने? खूब देखे होंगे। बताओ किस किस ने देखे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में इनको खूब देखा होगा। तो ये सब जो बने होते हैं ना, ये अर्धचालक हैं। ये तांबे के नहीं है, ये एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहे के नहीं है। ये सब सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने हुए हैं। तो इनमें ओम का नियम कभी भी लागू नहीं होता है। आपके घरों में जो तार है, तांबे का तार है, एल्यूमिनियम का तार है, जो घर में पंखा चल रहा है उसमें लागू होता है। लेकिन मोबाइल फ़ोन में, या मान लो इस बोर्ड में जो उपकरण लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये सब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए हैं, उनमें ओम का नियम लागू नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उसके अलावा जो आपके केमिकल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो आपकी बैटरी में तेजाब भरा है, उसमें भी ओम का नियम लागू नहीं होता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो थोड़ा बहुत धारा को ले जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट धारा को ले तो जा सकता है, लेकिन वो चालक नहीं हो सकती। उनमें भी ओम का नियम लागू नहीं होता। और गैसों में भी ओम का नियम समान रूप से लागू नहीं होता है। तो याद रखना, ओम का नियम केवल कहाँ लागू होगा? चालकों में, यानी कि कंडक्टर्स में। हर एक लाइन एक सवाल है, हर एक लाइन एक सवाल है। नहीं कार्तिक, बिल्कुल भी नहीं लगता। वॉइस का क्या इशू है भाई? मैं एक बार दिखवा लेता हूँ यार। देखो वॉइस का क्या इशू आ रहा है। मैंने तो अभी निकाला है, मैंने तुरंत अभी निकाला है बस भाई, जब वॉइस का इशू आया है। अभी ठीक है भाई। मैं तो पूछ रहा हूँ भैया, अभी ठीक है वॉइस? एक बार अपने फ़ोन में चला के देखो आप। अच्छा, मुझे नहीं पता, अचानक से कुछ हो गया होगा। ठीक है अभी, चलो ठीक है। तो ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो कुछ फटाफट से सवालों को करते हुए चले जाओ। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? फटाफट ऑप्शन बता दो, कौन सा इनमें से सही है?
बताइए। तो मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, है ना, हल्का सा मेरे पैर में दर्द है। तो ये हो गया नियत ताप पर v सीधा अनुक्रमानुपाती होता है I के। क्लियर है? चलो अगला सवाल करके बताइए, चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? तो हमने देखा जो v बराबर आई आर से, v बराबर आई आर से हमने देखा, अगर प्रतिरोध की वैल्यू निकालें तो ये I को इधर भेज देगा और I नीचे आ जाएगा। तो प्रतिरोध जो है वो विभव और धारा का अनुपात होता है। तो आप कहेंगे कि V और I का जो अनुपात है इसी को हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, आपके अच्छे उत्तर आ रहे हैं। ग्रुप डी 28 सितंबर 2022 का आया हुआ सवाल है, शिफ्ट 2। ओम के नियम को गणितीय रूप में किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ पे ना वो पूछ रहा है क्या हम I बराबर क्या लिख सकते हैं? तो भाई V बराबर आई आर है, तो I का मान क्या लिख दोगे? यहाँ से R हटा दोगे, V बटे R हो जाएगा। तो I का मान हो जाएगा V बटे R। I का मान हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन V बटे R। क्लियर? अरे नहीं भाई कशिश, कैसी बात कर रहे हो यार? कमेंट फालतू का था, आवाज़ गड़बड़ थी, सच में गड़बड़ थी यार, मैंने खुद चेक कराई। आप लोग ये कैसे जज कर देते हो कि मैं जिस कमेंट पे ध्यान दे रहा हूँ वो फालतू का होगा? मत किया करो यार, मैं अच्छे से जानता हूँ किस कमेंट पे कहाँ फोकस करना है। अगर मैं किसी बात को जहाँ कह रहा हूँ तो ये मत मान लेना कि वो मोस्ट 100% ज़रूरी थी उस समय पे कहना। तो प्लीज़ मत जज किया करो कि वो फालतू है, ऐसा कहकर आप अपना समय व्यर्थ कर रहे होते हैं। चलो अगला सवाल है, 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर निम्न में से कितना होगा? तो देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, जो दिया है उसे लिखो। प्रतिरोध कितना है? 100 ओम, और धारा कितनी है? 2 एम्पियर। ठीक, तो चालक पर विभवांतर, विभवांतर कहो या वी कहो एक ही बात है, विभव कहो, तो वी बराबर हो जाएगा आई आर। वी की वैल्यू आपको निकालनी है, आई की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 100 है, तो 100 में 200 की गुणा कर दोगे, आंसर आ जाएगा 200 वोल्ट। मतलब बहुत सारे साथी ये कह रहे होते हैं कि यार भैया मुझे ये पता नहीं चलता कि इनमें सूत्र कौन सा लगाऊं। मैं कहता हूं तुमने आर लिख लिया, आई लिख लिया, वी लिख लिया, अब मुझे बताओ इन तीनों में इसके अलावा कौन सा सूत्र आपको संबंध देता है? बताओ इन तीनों में इसके अलावा कौन सा सूत्र आपको संबंध देता है? तो केवल एक ही सूत्र है, v बराबर आई आर। फिर इसमें कंफ्यूजन क्यों है? मतलब जहां पे ऐसा हो गया यार 4 सूत्र लगाने हैं, कौन सा लगाऊं, वहां पर तो गड़बड़ हो भी सकती है, यहां तो कोई गड़बड़ होने के चांस ही नहीं है। चलो अगला सवाल, यदि v बटे आई का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाएगा? तो आप कहोगे देखो भाई v बराबर आई आर होता है, ये एएलपी और टेक्नीशियन की परीक्षा का सवाल है, और ये कह रहा है इसके नीचे आई आ गया, v बटे आई, और इसने कहा कि अगर यहाँ कोई नियतांक आ रहा है, डेफिनेटली एक नियतांक होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो आप कहते हो कि भैया जी ये एक प्रतिरोध होता है, ये एक रेजिस्टेंस होता है। तो देखो ना कितने तरीके से वो सवाल पूछ सकता है, कितने सारे तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, और मजा आ रहा है कि आप सब बिल्कुल अच्छे से उसके उत्तर कर रहे हो। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सभी साथियों का एकदम शानदार उत्तर है। तो देखो एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेने से, अच्छे से पढ़ लेने से कितना कुछ समझ में आ जाता है हमें। आगे, धारा 10 एम्पियर, प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करें। भाई धारा कितनी है, क्या दिया है हमें? 50 एम्पियर, 10 एम्पियर, और प्रतिरोध कितना है? 50 ओम। आपसे पूछा है विभवांतर, तो आप क्या कहोगे? भाई आप फॉर्मूला लगाओगे कि भैया जी v बराबर आई आर, इन तीनों के बीच में यही संबंध देता है। आई है 10, आर है 50, 50 में 10 की गुणा कर दोगे 500 आ जाएगा। तो कभी v देकर आई आर आई और v देकर r पूछ लेगा, कभी r देकर v और i पूछ लेगा, कभी v और i देकर r पूछ लेगा, ऐसे ही करेगा। तीन चीजें हैं, दो दे देगा, एक पूछ लेगा। अब बस वही है, गुणा भाग चेक करना है। अब तुम इसमें भी अगर भाग करके आ जाओ और 5 उत्तर कर दो तो भैया फिर नहीं बचा सकते तुम्हें गुरु बृहस्पति भी, जो बिल्कुल शिक्षा के गुरु हैं। अगर तुम ऐसे सवालों में भी गुणा भाग भी, यार तुम्हें देखो गुणा भाग थोड़ा ना चेक करने के लिए बुलाया है, बहुत सारे साथी इसमें भाग दे दे रहे हैं, 50 में 10 का भाग करके 5 दे दे रहे हैं। अरे यार एक बार ढंग से तो देखो चीजों को, गुणा भाग करने के लिए थोड़े ना बुला रहा है तुम्हें वो। अच्छा ये कहीं और का आ गया है, ठीक है, इसको तो हटा दो, ये पता नहीं कुछ और आ गया है, इनको इग्नोर करो, ये कुछ गलती से आ गया है। चलो अगला सवाल, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध है?
तो ये पूछ रहा है कौन सा रेशियो इनमें से एक नियतांक होता है। तो भाई नियतांक तो हमारा आर होता है, और आर बराबर क्या होता है, वी बटे आई। तो नियतांक के बराबर कौन होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। तो आप कहोगे वोल्टेज अपॉन अपॉन करंट एक नियतांक होता है, वी अपॉन आई एक कांस्टेंट होता है। बिल्कुल सही है प्रिंस भाई, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। आप अपना एक बार सवाल देखो। सर लेटेस्ट क्वेश्चन लाओ। देखो एएलपी के टेक्नीशियन के सब लेटेस्ट हैं। अब ग्रुप डी के एक बार ऑफिशियल आंसर की तो आए, तभी तो मैं लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको। आंसर की आते ही लेटेस्ट क्वेश्चन करा दूंगा। ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक क्या है। और आप ना आंसर की तो आएगी बाद में, जब फरवरी में एग्जाम खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ना हर एक सवाल को कर रहे होगे, और आंसर की के ना सारे सवाल कराऊंगा मैं आपको, निश्चिंत रहो। इस बार जितने भी सवाल पूछे जाएंगे हर एक सवाल मैं आपको कराऊंगा। देखिए ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक क्या है। तो स्थिरांक क्या होता है, आर, और आर क्या है, वी बटे आई। ये पुरानी ग्रुप डी की परीक्षा का सवाल है, ऐसे मत कहो ये पुराना है। ग्रुप डी की परीक्षा एक 2018 में हुई है, एक लास्ट टू लास्ट ईयर हुई थी, और एक अब हुई है। यही 3 परीक्षाएं है ना, सॉरी, एक 2018 में हुई, और उसके बाद एक 2000 लगभग लगभग 22 में हुई थी, 22 या 23 में, 22 और 23 दोनों में चली थी, और एक अब हो रही है। तो ये लेटेस्ट ही है, आर बराबर वी बटे आई। और कंसेप्ट थोड़ी ना बदल जाएगा, ऐसा थोड़ी है ओम का नियम बदल जाएगा। क्यों भाई, ऐसा थोड़ी है कि 2018 में ओम का नियम कुछ और था, अब कुछ और हो जाएगा। सवाल तो सब यही बनेंगे दोबारा भी, ऐसा मत समझो, सवाल ऐसे ही बनेंगे, निश्चिंत रहो। सवाल है विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के संबंध की खोज किसने की थी। तो ओम साहब ने ये खोज की थी, एक ओम छोड़ो, ओम साहब ने खोज की थी बस। जॉर्ज साइमंस ओम इनका पूरा नाम था, और ये 1 अक्टूबर 2018 का सवाल है। तो मेरे हिसाब से आप सभी बड़े अच्छे से, बड़े बेहतर तरीके से इन सभी सवालों को कंप्लीट कर लेंगे। इतने ही सवाल थे ओम के नियम से, और मुझे लगता है कि पूरा ओम का नियम क्लियर भी हो गया होगा। कोई ऐसा सवाल बचा भी नहीं होगा जो ओम के नियम से आपको ना समझ आए। बस बात है कि आप सिर्फ उसको समझें, रटें नहीं। आप ये मत याद रखना कि वी बराबर आई आर के अलावा आई बराबर वी बटे आर भी होता है, आर बराबर वी बटे आई भी होता है, तो मतलब वो तो बहुत कंफ्यूजिंग वाली चीज़ हो जाएगी ना। आपको चाहिए कि बस वी बराबर आई आर। ओम के नियम के वैज्ञानिक का क्या नाम है यार आकाश, पूरी रामायण खत्म हो गई, तुम पूछ रहे हो राम जी कौन थे। क्यों भाई, और कौन है ऐसा जिसको ये डाउट है कि ओम के नियम का साइंटिस्ट कौन थे। यार मतलब इस बैच के बहुत अच्छे बच्चे हैं, 90% तो शानदार हैं, लेकिन 10% जो कलाकार है ना, उनकी कलाकारी एकदम महान स्तर की कलाकारी है। भैया पूरी रामायण खत्म हो गई, तुम पूछ रहे हो यार राम जी कौन थे। बिल्कुल, वो तो मतलब जिनके डाउट है ना, देखो प्लीज बुरा मत मानना, थोड़ा सुधार लाओ अपने अंदर। अगर तुम्हारा सच में इसने के बाद भी कोई डाउट हो जाए ना, तो फिर ये मान लेना कि तुम सच में नहीं ध्यान दे रहे थे यार, तुम्हारा ध्यान कहीं और था। पढ़ा करो यार, अच्छे से पढ़ा करो, ऐसे नहीं बात बनेगी। मतलब आपको अगर ऐसा लगता हो ना कि जितना हम पढ़ रहे हैं, जितना हमारी मनमर्जी है उतना पढ़ लेने से बात बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है भाई। आपको एक निश्चित स्तर की मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत में शामिल केवल ये नहीं है कि फ़ोन सामने रख लिया, मास्टर ने 10 बार ये बात बता दी कि जॉर्ज साइमंस ओम थे, फिर भी तुम उसको नहीं सुन रहे हो, तो ये मतलब क्या कर क्या रहे हो फिर तुम यार। फिर तो वो तुमने घंटा भी बेकार कर दिया। इससे अच्छा तो ना ही पढ़ते, कुछ और ही कर लेते तो बढ़िया था। सारे सवाल बिल्कुल ओके हैं, किसी को कोई डाउट है तो वो एक बार दोबारा से उसको पढ़ लेना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में क्या समस्या है आप सभी को, बताइए। ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब तुम कहो नियत दाब पर भी तो होता है, लेकिन ये 1/I है, 1/I नहीं होता। स्थिति कुछ नहीं होता यार, पोजीशन कुछ नहीं होता। अच्छा इसको कंडीशन मत कहो, इसको पोजीशन कह दो, कांस्टेंट पोजीशन। तो पोजीशन कुछ नहीं होता। नियत ताप पर V 1/I थोड़ी होता है, I होता है। अरे क्या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, एक के नीचे लिख दो, नहीं यार, ये चीज यही चीज थोड़ी है। दूसरे सवाल में क्या समस्या है बताओ। आर क्या है भाई, सीधी बात है, वी और आई का अनुपात है। अब मुझे बताओ इसमें भी कौन कंफ्यूज है यार। अगर तुम कह रहे हो आई और वी का अनुपात है, तो तुम ये कह रहे हो कि ऊपर आई और नीचे वी है, ऐसे थोड़ी है यार। वी और आई का अनुपात है, आई और वी का नहीं है। यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि वी और आई, आई और वी इसको एक ही बात कह दोगे, नहीं यार। आप ऐसे ही बोलोगे आर किसका अनुपात है, वी और आई का। अगर ऐसा कह रहे हो कि यहाँ भी तो आई और वी है, तो ये आई से वी का अनुपात है, ये वी से आई का अनुपात है, ये बात है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको सारी बातें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। बाकी
एक एक टॉपिक को ऐसे ही धीरे धीरे अच्छे अच्छे तरीके से हम खत्म करते रहेंगे और भरपूर मात्रा में उसके प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। मैं तो देखो साथ में थ्योरी भी करवा रहा हूँ, मतलब कंसेप्ट भी और साथ में प्रैक्टिस भी, दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम बाद में चल के करेंगे प्रैक्टिस भी इसकी, बट क्लास में ही आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो रही है। चलिए, उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कल मिलेंगे एक बेहतर से प्रैक्टिस के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।